हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रयत्न के बारे में। प्रयत्न क्या होता है, कितने टाइप का होता है और इससे रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लिख के रखे हैं जो कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है और आपके बीएमएस फर्स्ट ईयर के यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। तो इनकी भी प्रैक्टिस मैं आपको कराऊंगा। तो चलिए देखते हैं कि प्रयत्न क्या होता है। लेकिन उससे पहले एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया है। देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि वर्ण क्या होते हैं। उसके बाद हमने देखा स्वर क्या होते हैं और व्यंजन क्या होते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था महसूरी सूत्र के बारे में, ठीक है। फिर हमने प्रत्याहार बनाना सीखा था और उसके बाद फिर हमने देखा था कि टाइप ऑफ स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं और आयोगवा क्या होते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, इसके बाद हमने पढ़ा था कि उच्चारण स्थान क्या होते हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। और आज हम पढ़ेंगे प्रयत्न क्या होता है, बाह्य प्रयत्न क्या होता है और अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, ठीक है। इससे 1 से 2 एमसीक्यू ज़रूर पूछे जाते हैं। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा उसका नाम है संज्ञा। तो चलिए देखते हैं कि प्रयत्न क्या होता है। तो देखिए हमारे नोट्स में क्या लिखा है। वर्णों के उच्चारण करने में किए गए प्रयास या क्रिया को प्रयत्न या यत्न कहते हैं। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो चलिए इसे मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। देखिए, जैसे जब आपने स्टार्टिंग में साइकिल चलाना सीखा होगा तो आप डायरेक्ट तो साइकिल चलाना सीख नहीं गए होंगे। ऐसा तो नहीं हुआ होगा कि आप डायरेक्ट गद्दी पे बैठे और आप साइकिल चलाने लगे। आप कई बार गिरे होंगे, आपके कई बार चोट आई होगी, फिर भी आपने कोशिश की होगी, प्रयास किया होगा साइकिल सीखने का, तब जाके आप साइकिल सीख पाए होंगे। तो साइकिल से गिरने के बावजूद, साइकिल से चोट लगने के बावजूद भी आपने जो प्रयास किया, जो कोशिश की साइकिल सीखने के लिए, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। समझ रहे हैं आप, उसी को हम प्रयत्न कहते हैं, प्रयत्न, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रयास इज इक्वल टू प्रयत्न। मतलब साइकिल सीखने के लिए जो आप बार बार प्रयास कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, उस कोशिश को, उस प्रयास को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। और ऐसा ही सेम वर्णों के लिए भी होता है। जब हम किसी वर्ण को बोलने के लिए जो कोशिश करते हैं, जो प्रयास करते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। देखिए, जैसे अगर मुझे ता बोलना है तो मैं ता कब बोल पाऊँगा, जब मेरी जीभ मेरे दांतों को टच करेगी, जब मेरी जीभ मेरे दांतों को छुएगी, तब मैं ता बोल पाऊँगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें देखिए मेरी जीभ को प्रयास करना पड़ रहा है, मेरी जीभ को मेहनत करनी पड़ रही है, तब मैं ता बोल पा रहा हूँ। तो इस प्रयास, इस कोशिश को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। मतलब किसी भी वर्ण को बोलने के लिए जो हमारी जीभा को प्रयास करना पड़ता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। और यही सेम हमारे नोट्स में भी लिखा है। देखो देखो क्या लिखा है, वर्णों के उच्चारण करने में, उच्चारण मतलब बोलने में, किया गया प्रयास, वर्णों को बोलने में किए गए प्रयास या क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। कई बुक में लिखा होता है कि यत्न, ठीक है। तो प्रयत्न या यत्न एक ही चीज़ है, ठीक है। अब प्रयत्न जो होता है वो 2 टाइप का होता है। एक अभ्यंतर प्रयत्न होता है, दूसरा बाह्य प्रयत्न होता है। अभ्यंतर को हम इंग्लिश में कहते हैं इंटरनल और बाह्य को कहते हैं एक्सटर्नल। इतना आप समझ गए। अब देखिए आगे देखते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न होता क्या है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, वर्णों के उच्चारण करने के पूर्व, पूर्व मतलब पहले, ठीक है। वर्णों के उच्चारण करने से पहले किए गए प्रयास, की गई कोशिश को हम क्या कहते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि मैं ता बोलता हूँ। जब मैं ता बोलता हूँ कैसे बोल पाता हूँ, जब मेरी जीभ मेरे दांत को छूती है। तो जब मेरी जीभ मेरे दांत को छू रही है तब मैं ता बोल पा रहा हूँ। तो जब जीभ ने दांत को छुआ, वो क्या हो गया, वो हुआ अभ्यंतर प्रयत्न, ठीक है। और जब छू के हट जाती है और साउंड बाहर निकलता है तो वो हो जाएगा बाह्य प्रयत्न। समझ रहे हैं आप, मतलब जब जीभ ने छुआ अभ्यंतर, छू के हटी और साउंड बाहर निकला तो क्या होगा, बाह्य प्रयत्न। इतना समझ गए आप। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वो 5 टाइप का होता है। स्पष्ट, ईषत स्पष्ट, ईषत विव्रत, विव्रत और समव्रत, ठीक है। अब इनका नाम सुन के आपको डरना नहीं है, बहुत ही ईजी है। देखिए अब बात करते हैं, पहले मैं आपको लिख के दिखाता हूँ, ज़्यादा सही रहेगा। पहला हमारा प्रयत्न था स्पष्ट, ठीक है, ईषत स्पष्ट, ईषत विव्रत, फिर विव्रत,
और समृद्ध। ठीक है, ये हमारे 5 हैं। देखिए हमारे यहाँ नोट्स में भी आप देख लीजिए, ये 5 प्रयत्न दिए हुए हैं। ठीक है, आ रहा है कैमरे में? हाँ ठीक। कौन सा है? स्पष्ट है, ईषत् स्पष्ट है, फिर ईषत् विव्रत, विव्रत और समृद्ध। अब इनका मतलब क्या होता है? देखिए पहले मैं बात करता हूँ विव्रत की। विव्रत का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है खुला हुआ। ठीक है, खुला हुआ। अब जब हम ऐसे वर्ण जिनको बोलने पे हमारा मुंह खुल जाए, जैसे आ, और मजा आके चला गया, जैसे आ, ई, उ, री, लरी, ए, ओ, आए, आओ। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने पे हमारा मुंह खुल रहा है। उनमें कौन सा प्रयत्न होगा? उसमें विव्रत होगा, क्योंकि विव्रत का मतलब होता है खुला हुआ। तो विव्रत प्रयत्न में कौन से वर्ण आएंगे? ऐसे वर्ण आएंगे जिनको बोलने पे हमारा मुंह खुल जाए। उसमें कौन सा प्रयत्न होगा? विव्रत होगा। ठीक है, अब देखिए स्पर्श का मतलब क्या होता है? स्पर्श का मतलब होता है स्पर्श करना, छूना या टच होना। ठीक है, स्पर्श। ठीक है, यह होता है छूना, छूना या टच होना। ठीक है, टच। स्पष्ट का मतलब क्या होता है? छूना या टच होना। अब इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जब हम कोई वर्ण बोल रहे हैं और उस वर्ण को बोलते समय हमारी जो जीभ है, हमारी ये टंग है, देखिए जो हमारी ये जीभ है, कभी दांत को छुएगी, कभी पैलेट को छुएगी, कभी मूर्धा को छुएगी। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ हमारे मुख के अलग अलग पार्ट को छूती है, तो उसमें कौन सा प्रयत्न होता है? स्पष्ट प्रयत्न होता है। कौन सा? स्पष्ट। ठीक है, जैसे मैं पा बोल रहा हूँ, तो पा बोल कैसे बोल पा रहा हूँ? जब मेरे दोनों होंठ आपस में टच हो रहे हैं तब मैं बोल पा रहा हूँ। तो पा में कौन सा प्रयत्न होगा? स्पष्ट प्रयत्न होगा। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पर जो हमारे उच्चारण स्थान होते हैं, जैसे कि होंठ हो गए, जीभ हो गए, पैलेट हो गए, जब ये टच होते हैं तो उनमें स्पर्श प्रयत्न होता है। ठीक है, समझ गए आप इतना याद रखिए। ऐसे वर्ण जिनको बोलने पे हमारी जीवा हमारे मुख के अलग अलग पार्ट को टच करती है, उसमें स्पर्श प्रयत्न होता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? अब देखिए ईषत् स्पर्श क्या होता है? ईषत् का मतलब होता है थोड़ा। जैसे नहीं आप कहते हो मैं खाना खाऊंगा लेकिन थोड़ा खाऊंगा, तो वो वाला थोड़ा। ईषत् का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको क्या बताया? ईषत् स्पष्ट मतलब थोड़ा, और स्पर्श मतलब छूना। मतलब ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभ हमारे मुख के अलग अलग पार्ट को छुएगी, लेकिन बहुत थोड़ा सा छुएगी। ठीक है, जैसे जैसे कि या, वा, रा, ला, जब हम ये बोलते हैं तो हमारी जीभ छू रही है लेकिन थोड़ा सा छू रही है। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीवा हमारे मुख के अलग अलग पार्ट को छूती है लेकिन थोड़ा सा छूती है, तो उसमें कौन सा अभ्यांतर प्रयत्न होता है? उसमें ईषत् स्पष्ट अभ्यांतर प्रयत्न होता है। ठीक है, अब ईषत् विव्रत का मतलब क्या हुआ? अभी मैंने आपको बताया विव्रत मीन्स क्या होता है? खुला हुआ। और ईषत् का मतलब होता है थोड़ा। ठीक है, तो ऐसे वर्ण जिनको बोलने पे हमारा मुख जो होता है थोड़ा खुलता है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा खुलता है, तो उसमें कौन सा प्रयत्न होगा? उसमें होगा ईषत् विव्रत। देखिए कौन सा इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। जैसे ईषत् विव्रत में आएगा सा, ठीक है, शा, ठीक है, और आएगा सा और हा। ये ऐसे वर्ण हैं जिनको बोलने पे मुख तो खुलेगा, हमारा माउथ खुलेगा लेकिन थोड़ा सा खुलता है। ठीक है, उसमें क्या आते हैं? सा, श, हा। ठीक है, इतना आप समझ गए। और समृद्ध का मतलब क्या होता है? समृद्ध का मतलब होता है, हिंदी मीनिंग होता है इसका ढका हुआ। ठीक है, ढका हुआ या बंद। ठीक है, ऐसे वर्ण जिनको बोलने पे हमारा मुख जो होता है ढका हुआ होता है या बंद होता है, उसमें कौन सा प्रयत्न होगा? अभ्यांतर। उसमें कौन सा अभ्यांतर प्रयत्न होगा? समृद्ध होगा। ठीक है, और इसका एग्जाम्पल क्या है? ऋस्व, ऋस्व आ। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि हमारे नोट्स में क्या लिखा है। अभी आपको इतना समझ में आ गया? अगर ये समझ में आ गया होगा तो आपको आगे भी समझ में आ जाएगा। बहुत ही ईजी है, आप बस थोड़ा सा ध्यान दोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए एक बार नोट्स भी देख लेते हैं। देखिए मैंने आपको क्या बताया था? स्पष्ट। देखो अभ्यांतर प्रयत्न जो था हमारा 5 टाइप का होता है। ठीक है, स्पष्ट, ईषत् स्पष्ट, ईषत् विव्रत, विव्रत और समृद्ध। ठीक है, अब देखते हैं कि स्पष्ट कौन सा होता है।
इस अभ्यंतर प्रयत्न में जीवा तालु, जीवा मतलब टंग, तालु पैलेट, मुर्दा हेड, दंत मतलब तीत, ठीक है, आदि स्थानों को स्पर्श करती है। जीवा जो होती है कभी हमारे दांतों को छुएगी, कभी हमारे पैलेट को छुएगी, ठीक है, कभी मुर्दा को छुएगी, तो इसलिए इसे स्पर्श क्या कहते हैं, स्पर्श प्रयत्न कहते हैं, ठीक है। और इसमें कौन से स्पर्श वर्ण आते हैं, कौन से आते हैं, का से माँ तक, का से माँ तक जितने वर्ण होते हैं वो हमारे स्पर्श प्रयत्न में आते हैं। देखिए का से माँ तक, का खा गा घा अंगा, चा छा जा झा या, टा ठा डा ढा णा, ता था दा धा ना, पा फा बा भा मा, ठीक है। का से लेके माँ तक ये सारे वर्ण जो होते हैं ये हमारे किस में आते हैं, इनमें कौन सा प्रयत्न होता है। अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाए कि का में कौन सा प्रयत्न है, कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है, जैसे एग्जाम्पल में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपसे पूछा जाए कि का है, ठीक है, तो का में कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न आता है, ठीक है, तो आपको आंसर देना होगा। ऑप्शन में दिया होगा स्पर्श, ये 4 ऑप्शन में भी दिए होंगे, ठीक है, तो इसमें से आपको सही टिक करना होगा। आपको अगर पता होगा तो आप कर दोगे स्पर्श, ठीक है। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। और अब आगे देखते हैं हमारा क्या ईषत स्पर्श है। जो हमारा अगला है वो क्या है, ईषत स्पर्श। अब ईषत स्पर्श मैंने आपको बताया मतलब स्पर्श मतलब छूना, ठीक है, टच होना, और ईषत मतलब थोड़ा, तो मतलब थोड़ा छूना। इस प्रयत्न में जीवा थोड़ा स्पर्श करती है, लिखा हुआ है यहाँ पे कि ऐसा प्रयत्न जिसमें जीवा जो होती है हमारे उच्चारण स्थान, हमारे मुख के अलग अलग पार्ट को थोड़ा सा टच करती है, उनको हम उसमें क्या होता है, ईषत स्पर्श प्रयत्न होता है, ठीक है। जैसे कि या, वा, रा, ला, ठीक है। यण प्रत्याहार में कौन सा प्रयत्न है अगर आपसे पूछा जाए तो आप बताना ईषत स्पर्श, ठीक है। अब उसके बाद देखिए ईषत विवृत। ईषत विवृत का मतलब होता है थोड़ा खुला हुआ, ठीक है। ईषत मीन्स थोड़ा, विवृत मीन्स खुला हुआ, तो थोड़ा खुला हुआ। अब इसमें क्या आएगा, ईषत विवृत। इस प्रयत्न में थोड़ा मुंह खोलना पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारा थोड़ा सा मुंह खुले उसमें कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है, ईषत विवृत होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, सा, श, श, हा, ठीक है, ये उष्म वर्ण होते हैं, ठीक है। इन चारों में कौन सा प्रयत्न होगा, कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होगा, ईषत विवृत, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब आगे देखिए विवृत, मैंने विवृत आपको बताया था, विवृत मीन्स होता है खुला हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है, तो इनके उच्चारण में मुंह खोलना पड़ता है, मतलब इनको बोलते समय हमें अपना मुंह पूरा खोलना पड़ेगा। जैसे आ, ई, उ, री, री, ए, उ, ऐ, औ, ठीक है। ये जितने भी स्वर होते हैं हमारे उनमें कौन सा प्रयत्न होता है, विवृत होता है। इसको शॉर्ट में हम अच कहते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि अच प्रत्याहार में कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न होता है तो आप बताना विवृत, ठीक है। तो उसके बाद इधर देखिए अब संवृत, ठीक है। संवृत मैंने आपको बताया था ढका हुआ या बंद। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारा मुंह ढका हुआ होता है या बंद होता है उसमें कौन सा प्रयत्न होता है, संवृत होता है, ठीक है। जैसे इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, रिस्वा, ठीक है। अब आप कहोगे ये कि इधर भी आ है, इधर भी रिस्वा है, ठीक है, और यहाँ पे भी रिस्वा है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपको देगा तो वो बताएगा, उसमें लिखेगा कि प्रयोग की दशा में। अगर क्वेश्चन पूछता है कि रिस्वा प्रयोग, यहाँ पे लिखा होगा प्रयोग की दशा में। अगर ऐसे पूछता है कि रिस्वा प्रयोग की दशा में, इसमें कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न है तो आपको बताना होगा संवृत, ठीक है। अगर प्रयोग की दशा में नहीं लिखा है तो आपको उसमें विवृत ही टिक करना है, ठीक है। इतना आप समझ गए। तो अभी तक आपने अभ्यंतर प्रयत्न सीख लिया है। देखिए हमने क्या बोला था आपको कि अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है। अभ्यंतर प्रयत्न वो प्रयत्न होता है जो वर्णों को बोलने से पहले किया जाता है, ठीक है। और इसके 5 टाइप होते हैं, स्पर्श, ईषत स्पर्श, ईषत विवृत और विवृत और संवृत, ठीक है। और इसमें मैंने आपको बताया स्पर्श मतलब जिसमें हमारी जीभा हमारे मुख को अलग अलग भागों को छूती है। ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभा हमारे मुख के अलग अलग भागों को छुएगी उसमें स्पर्श प्रयत्न होगा। इसमें उदाहरण क्या है, का से लेके माँ तक जितने वर्ण हैं 25 वर्ण ये स्पर्श प्रयत्न में आते हैं। इसके बाद हमने क्या देखा, ईषत स्पर्श। ईषत स्पर्श का मतलब क्या होता है, ईषत मीन्स थोड़ा, स्पर्श मीन्स छूना। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारी जीभा हमारे मुख के अलग अलग भाग को थोड़ा सा छूती है
उसमें कौन सा अभ्यंतर प्रत्यय होता है? ईषत् स्पर्श अभ्यंतर प्रत्यय होता है। इसका एग्जाम्पल क्या था? यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उनका अभ्यंतर प्रत्यय कौन सा होता है? ईषत् स्पर्श होता है। जैसे कि या, वा, रा, ला, इन चारों का कौन सा अभ्यंतर प्रत्यय होगा? ईषत् स्पर्श होगा। इसके बाद हमने देखा कि ईषत् विवृत। अब ईषत् विवृत, विवृत मीन्स होता है खुला हुआ, ईषत् मीन्स थोड़ा। तो ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारा मुख जो होता है थोड़ा सा खुलता है, जिनको बोलते समय हमको थोड़ा सा मुंह खोलना पड़ता है, उसमें कौन सा प्रयत्न होगा? उसमें होगा ईषत् विवृत। और इसमें कौन से वर्ण आते हैं? ऊष्म वर्ण। कौन से ऊष्म वर्ण? सा, सा, श, हा। ठीक है। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने देखा विवृत। विवृत का मतलब होता है खुला हुआ। और ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हमारा मुख खुल जाता है, उसमें कौन सा प्रयत्न होता है? उसमें विवृत होता है। इसमें सारे स्वर आते हैं। ठीक है। तो अब आप ये बताइए, अभी मैंने आपको पढ़ाया है, इसमें एक क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाता है कि कौन से अभ्यंतर प्रयत्न में सिर्फ स्वर आते हैं? बताइए। तो इसका आंसर होगा विवृत और संवृत। ठीक है। विवृत और संवृत। देखिए यहाँ पे आ है, ठीक है, सिर्फ आ दिया हुआ है यहाँ पे, और यहाँ भी देखिए। तो ये जो विवृत और संवृत हमारा प्रयत्न होता है, जो विवृत और संवृत अभ्यंतर प्रयत्न होता है, इसमें सिर्फ स्वर आते हैं। ठीक है, इतना याद रखना। विवृत और संवृत अभ्यंतर प्रयत्न में सिर्फ स्वर आते हैं। और उसके बाद व्यंजन किस में आते हैं? व्यंजन हमारे स्पर्श में आते हैं, ईषत् स्पर्श में आते हैं और ईषत् विवृत में आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया आपको। अब बात करते हैं हम बाह्य प्रयत्न की। ठीक है, तो देखिए हमारे नोट्स में क्या लिखा हुआ है? मुख से वर्ण जब बाहर निकलने लगते हैं उस समय किए गए प्रयास को बाह्य प्रयत्न कहते हैं। मतलब जब कोई वर्ण मुख से बाहर निकल रहा होता है और उस समय जो प्रयास, जो कोशिश की जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है। जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था ता का। मैंने आपको एक ता का एग्जाम्पल दिया था। उसमें मैंने क्या बताया था कि जब मैं ता बोलता हूँ तो ता कैसे बोल पाता हूँ? जब मेरी जीभ मेरे दांत को छूती है तब मैं ता बोल पाता हूँ। ठीक है। तो जब जीभ दांत को छू रही है उस समय क्या, कौन सा प्रयत्न होगा? उस समय होगा अभ्यंतर प्रयत्न। और जब छू के हट जाती है और साउंड बाहर निकलता है तब कौन सा प्रयत्न होगा? बाह्य प्रयत्न होगा। समझ रहे हैं आप? मतलब जब जीभ ने दांत को छुआ तो अभ्यंतर प्रयत्न, और छू के हट गई और साउंड बाहर निकला तो क्या होगा? बाह्य प्रयत्न होगा। ठीक है। तो ता बोलते समय जो प्रयत्न हो रहा है वो कौन सा प्रयत्न है? वो बाह्य प्रयत्न है। और ता बोलने से पहले जो प्रयत्न हो रहा है वो कौन सा प्रयत्न है? अभ्यंतर प्रयत्न है। अब आई होप आप समझ गए होंगे। मतलब ता बोलते समय या किसी वर्ण को बोलते समय जो प्रयत्न हो रहा होता है उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं, और किसी वर्ण को बोलने से पहले जो प्रयत्न हो रहा होता है उसको हम क्या कहते हैं? अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। आप समझ गए? अब देखिए आगे यहाँ पे क्या लिखा है? ये 11 प्रकार के होते हैं। जो बाह्य प्रयत्न होता है ये 11 टाइप का होता है। कौन कौन से इसके टाइप होते हैं? देखिए, विवार, ठीक है, संवार, श्वास, नाद, घोष, ठीक है, अघोष, अल्पप्राण, उसके बाद महाप्राण, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। ठीक है। अब मैं इसको आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखिए, पहले हम बात करते हैं उदात्त, अनुदात्त और स्वरित की। ठीक है। उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। देखिए, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित होता क्या है? जब देखिए ये हमारा मुख है, ठीक है, तो मुख के 3 पार्ट होते हैं। एक तो ऊपर वाला अपर पार्ट, ठीक है, एक लोअर वाला, ठीक है, नीचे वाला पार्ट, एक मिडिल पार्ट। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं। जब हम किसी वर्ण को अपने मुख के ऊपरी भाग से बोलते हैं, ठीक है, जब हम ऊपर वाले पार्ट से किसी वर्ण को, जैसे मैं आ बोलूँ, अगर आ मैं ऊपर वाले भाग से बोल रहा हूँ तो उसे हम बोलेंगे उदात्त। ठीक, उसे क्या बोलेंगे हम? उदात्त। ठीक है। और अगर मैं यही आ अगर बोलूँ और वो भी नीचे भाग से, अपने मुख के निचले भाग से आ बोलूँ तो वो क्या होगा? अनुदात्त। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? अनुदात्त। और जब मध्यभाग, मिडिल वाला जो पार्ट है, इस पार्ट से जब हम आ बोलते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्या? स्वरित। ठीक है। तो मतलब जब ऊपरी भाग से कोई वर्ण बोला जाता है तो उसको उदात्त कहते हैं, जब निचले भाग से कोई वर्ण बोला जाता है उसको अनुदात्त कहते हैं, और जब मध्य भाग से कोई वर्ण बोला जाता है उसको स्वरित कहते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए? समझ गए? तो अब देखिए, मैं आपको बताता हूँ इसमें कौन कौन से वर्ण आते हैं। ठीक है, इसमें जितने भी स्वर होते हैं हमारे,
उदात्त अनुदात्त और स्वरित में जितने भी स्वर होते हैं वो सब आते हैं, जिनको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, अच कहते हैं। अब स्वर कौन से होते हैं हमारे, देखिए आ, ई, ठीक है, उ, री, री, ए, ऐ, ठीक है, ओ और औ, ठीक है। तो जितने भी स्वर होते हैं उन सबका बाह्य प्रयत्न कौन सा होता है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पे एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अच प्रत्याहार जो है हमारा, अच प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, ठीक है। अच प्रत्याहार का बाह्य प्रयत्न क्या होता है, आपको ऑप्शन दिया होगा वहाँ पे, महाप्राण, ठीक है, अल्पप्राण, या ऐसे दे सकता है आपको और भी ऑप्शन, जैसे उदात्त, अनुदात्त और स्वरित, और दे देगा आपको घोष, ठीक है। ऐसे 4 ऑप्शन आपको दे देगा और आपको सही ऑप्शन उसमें टिक करना होगा, ठीक है। तो इसमें अगर आपको पता होगा तो आप लगा देंगे कि सभी स्वर जितने होते हैं वो सब हमारे अच प्रत्याहार में आते हैं, और अच प्रत्याहार का जो बाह्य प्रयत्न होगा वो क्या होगा, वो होगा हमारा उदात्त अनुदात्त और स्वरित होगा, ठीक है। समझ गए आप। अब हम बात करते हैं आगे अपने नेक्स्ट जो है हमारा महाप्राण, ठीक है, और अल्पप्राण के बारे में। अल्पप्राण और महाप्राण, ठीक है, इनको एक ही साथ में हम देख लेते हैं। देखिए अल्प प्राण का मतलब क्या होता है, अल्प मीन्स होता है, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, ठीक है, अल्प मीन्स होता है थोड़ा, और प्राण मतलब क्या होता है, प्राण मतलब होता है वायु, हवा या एयर, ठीक है। अल्प मीन्स क्या होता है, अल्प मीन्स होता है थोड़ा या कम, ठीक है, और प्राण मतलब हवा या एयर, अल्प मीन्स थोड़ा या कम और प्राण मतलब हवा या एयर। तो ऐसा प्रयत्न जिसमें वर्णों को बोलते समय हमारे मुख से कम हवा बाहर निकलती है उसे हम क्या बोलते हैं, अल्प प्राण कहते हैं। मैंने क्या कहा आपसे, मैंने यह कहा कि ऐसा प्रयत्न जिसमें वर्णों को बोलते समय मुख से कम हवा बाहर निकले उसे हम अल्प प्राण कहते हैं, और ऐसा प्रयत्न जिसमें वर्णों को बोलते समय मुख से ज़्यादा हवा बाहर निकले उसे हम महाप्राण कहते हैं, ठीक है। जब वर्णों को बोलते समय मुख से कम हवा निकलेगी तो अल्पप्राण, और जब वर्णों को बोलते समय मुख से ज़्यादा हवा बाहर निकलेगी तो महाप्राण, ठीक है। अब इसका मैं उदाहरण देता हूँ आपको, इसके बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल हैं हा और ला, ठीक है। देखिए जब मैं ला बोलूँगा, ला ला, जब मैं ला बोल रहा हूँ तो हवा कम बाहर निकल रही है, लेकिन यही मैं जब हा बोलूँगा, देखिए हा हा, जो मैं हा बोल रहा हूँ तो हवा ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। तो ला का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, ला का बाह्य प्रयत्न होगा अल्पप्राण, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, कम हवा बाहर निकल रही है। और हा का बाह्य प्रयत्न क्या होगा, महाप्राण, क्योंकि इसमें हवा ज़्यादा निकल रही है, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब इसके हम और भी उदाहरण देख लेते हैं, ठीक है। देखिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है जैसे अल्पप्राण, ठीक है। तो अल्पप्राण वर्गों का 1, 3, 5 वर्ण एवं यण प्रत्याहार, इसके उदाहरण क्या है, अल्पप्राण के उदाहरण क्या है, देखिए इधर देखिए, अल्पप्राण के उदाहरण है वर्गों के पहले, तीसरे और 5वें वर्ण, ठीक है, और यण प्रत्याहार, ठीक है, ये इसके उदाहरण होते हैं। तो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण कौन सा है, पहला तो ये हो गया, ठीक है, और उसके बाद तीसरा और 5वां, ठीक है। तो ये इनका सबका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अल्पप्राण होगा, ठीक है। और जो यण प्रत्याहार होता है उसमें क्या क्या वर्ण आते हैं, या, वा, रा, ला, ठीक है। तो या, वा, रा, ला, इन सबका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, अल्पप्राण होगा, ठीक है। समझ रहे हैं आप। तो वर्ण जो वर्ग होते हैं, वर्ग क्या होते हैं, कुवर्ग,
चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताए हैं, तो इस यहाँ पे डिटेल में नहीं ज़्यादा मैं घुसूँगा ताकि वीडियो लंबी हो जाए, ठीक है। ऐसे शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वो लेक्चर देख लेना, ठीक है। तो आप अभी देखिए अल्पप्राण का उदाहरण क्या होता है। अल्पप्राण का उदाहरण होता है वर्गों का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण और यण प्रत्याहार, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। और यही यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए वर्गों का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण एवं यण प्रत्याहार जो होते हैं वो अल्प प्राण के उदाहरण होते हैं। इतना आप समझ गए। और इसमें क्या क्या आता है, का गा अंगा, का गा अंगा, चा जा या, चा जा या, टा ढा टा ढा ड़ा, ठीक है। ता दा ना, ता दा ना, पा बा मा, पा बा मा, ठीक है। और बाकी यण प्रत्याहार में क्या आता है, या वा रा ला, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम अंतःस्थ वर्ण भी बोलते हैं, ठीक है, अंतःस्थ वर्ण भी बोलते हैं। अब महाप्राण के उदाहरण क्या होते हैं, महाप्राण के उदाहरण होते हैं वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है। वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण और शल प्रत्याहार जो होता है वो क्या होता है, महाप्राण के उदाहरण होते हैं। अब इसमें कौन कौन से आएंगे, इसमें देखिए वर्गों का दूसरा ये हो गया, दूसरा, ठीक है, और चौथा। समझ रहे हैं आप, जो वर्गों के दूसरे और चौथे वर्ण होते हैं और जो शल प्रत्याहार होता है वो महाप्राण के उदाहरण होते हैं, ठीक है। इतना आप समझ गए। अब देखिए आप, जो ये सा हा लिखा है इसको हम ऊष्म वर्ण भी बोलते हैं, ये हमारे ऊष्म वर्ण भी बोले जाते हैं, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जाम्पल याद करने हैं। आपको मैं शॉर्ट में बता दूं, जैसे आप याद रखना कि महाप्राण जो होता है उसमें 24 सलजम खाने पड़ते हैं। मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि महाप्राण में हमें 24 सलजम खाने पड़ेंगे। इससे आपको याद हो जाएगा। हाँ, 24 मतलब दूसरा और चौथा वर्ण, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण, और सलजम मतलब सल प्रत्याहार आएगा, ठीक है। ऐसे इसमें आप याद रख लेना कि 135 यण होते हैं इसमें अल्पप्राण में, बस आपको ये याद हो जाएगा। ऐसे ट्रिक है छोटी मोटी, याद कर लेना, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमारे और कौन से बचे हुए हैं। अभी हमारे बचे हुए हैं, तो अभी हमारे बचे हुए हैं, देखिए विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, ठीक है। तो ये 6 बचे हुए हैं, तो इनको भी हम देख लेते हैं। देखिए इनको हम एक साथ पढ़ेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, और एक साथ क्यों पढ़ेंगे ये भी अभी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो पहला क्या है हमारा, विवार, फिर संवार, श्वास, नाद, घोष और अघोष, ठीक है। ये हो गए हमारे 6, ठीक है। अब देखिए विवार का मतलब क्या होता है। विवार का मतलब होता है खुला हुआ, ठीक है। विवार का मतलब होता है खुला हुआ, मतलब जब हम कोई वर्ण बोल रहे होते हैं उस समय हमारा मुख खुल जाता है, तो वहाँ पे कौन सा बाह्य प्रयत्न होगा, विवार, ठीक है। और विवार का उल्टा होता है संवार। विवार मतलब, विवार मीन्स होता है खुला हुआ, और संवार मतलब थोड़ा खुला हुआ या ढका हुआ, ठीक है। तो विवार मतलब खुला हुआ और संवार मतलब ढका हुआ, ठीक है। श्वास, श्वास का मतलब क्या होता है, ज़्यादातर श्वास आए, ठीक है। और नाद का मतलब क्या होता है, नाद का मतलब होता है आवाज़ आए, ठीक है। और इसमें घोष, घोष में क्या होता है, ध्वनि गूंजती है। जब हम कोई वर्ड, कोई अक्षर बोलते हैं, ठीक है, तो उसका जो साउंड होता है वो गूंजता है, ठीक है, वो होता है घोष में, ठीक है। और अघोष में क्या होता है, ध्वनि गूंजती नहीं है, साउंड गूंजता नहीं है, ठीक है। अब इसके मैं आपको एग्जांपल जो बताऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए जैसे मैं माँ बोलता हूँ, माँ, ना, ठीक है, तो इनमें क्या हो रहा है, साउंड थोड़ी देर रुक रहा है, थोड़ी देर गूंज रहा है। लेकिन यही अगर मैं बोलूँ खा, का, तो इसमें नहीं गूंज रहा है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे माँ, ना, ठीक है, इसमें क्या आएगा, का, खा, का, खा, माँ, ना। तो माँ और ना बोलने पे साउंड गूंजता है, और का और खा बोलने पे नहीं गूंजता है, ठीक है। तो ये इनका मतलब होता है। अब देखिए विवार, श्वास और अघोष जो होता है, इसमें कौन से वर्ण आते हैं, ठीक है। इसमें आते हैं हमारे खर प्रत्याहार, ठीक है। खर प्रत्याहार के जितने वर्ण होते हैं वो सब किस में आते हैं, विवार, श्वास और अघोष में।
और संवार नाद और घोष में क्या क्या आता है, इसमें आते हैं हस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण होते हैं वो सब संवार नाद घोष में आते हैं। ठीक है, ठीक है। अब देखिए हस प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं और खर में कौन से आते हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपने महर्षि सूत्र मैंने आपको स्टार्टिंग में पढ़ाया था, आपको शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो आप एक बार देख लीजिए, आपको थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, देखिए खर प्रत्याहार है तो खर प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आएंगे, देखिए खा से स्टार्ट होगा और रा पे खत्म होगा। तो खा पे स्टार्ट हो रहा है, खा कहाँ है, ये दिया हुआ है हमारा खा, ठीक है, और रा पे खत्म होगा यानी कि यहाँ पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर हम लिख लेते हैं, तो हमारा कौन कौन से वर्ण आएंगे खर प्रत्याहार में, देखिए आता है खा, फा, छा, ठीक है, ठा, था, चा, टा, ता, ठीक है, फिर का, पा, और या नहीं लिखा जाएगा, या इस संज्ञक वर्ण है। ठीक है, तो या नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, का, पा, सा, शा, ठीक है, और सा और रा इस संज्ञक वर्ण है, इसको भी काउंट नहीं करते हैं, ये ध्यान रखना आप। ठीक है, तो इसमें कितने वर्ण आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13 वर्ण आते हैं खर प्रत्याहार में, और इन 13 वर्णों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है, विवार, श्वास और अघोष होता है। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देखिए इसमें हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं, देखिए हस प्रत्याहार, देखिए हस में हा से शुरू हो रहा है, देखिए ठीक है, हा से शुरू होगा और सा पे खत्म होगा। देखिए हा यहाँ पे है ये हमारा, और कहाँ पे सा कहाँ पे दिया, यहाँ पे। ठीक है, तो हस प्रत्याहार में क्या क्या आएगा, हा, ठीक है, या, वा, रा, ठीक है, उसके बाद ला, और या, मा, अंगा, णा, ना, फिर झा, भा, घा, ढा, धा, और सा नहीं आएगा यहाँ पे। ठीक है, ये गलती मत करना, जल्दी में हो जाते हैं कभी। ठीक है, फिर लिखते हैं हम जा, बा, गा, डा, दा, ठीक है, और फिर सा जो है वो कि लिखा नहीं जाएगा, सा नहीं लिखते हम। ठीक है, अब देखिए हा, या, वा, रा, ला, या, मा, अंगाणा, ना, झा, भा, घा, ढा, धा, जा, बा, गा, डा, दा। ठीक है, इतने कितने आते हैं, इसमें कितने वर्ण टोटल हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये टोटल 20 वर्ण हैं। ठीक है, इनका जो बाह्य प्रयत्न होता है क्या होता है बताइए, इन सबका बाह्य प्रयत्न होगा संवार, नाद और घोष। ठीक है, समझ गए आप। अब देख लेते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमने देखा था कि बाह्य प्रयत्न क्या होता है। बाह्य प्रयत्न मतलब होता है जब वर्ण मुख से बाहर निकल रहे होते हैं उस समय जो प्रयत्न होता है उसको हम बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ठीक है, बाह्य प्रयत्न 11 तरीके का होता है, 11 प्रकार का होता है। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं, विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्पप्राण, महाप्राण, उदात, अनुदात, स्वरित। ठीक है, ये 11 टाइप होते हैं। ठीक है, और संवार का मतलब क्या होता है, बंद या ढका हुआ। ठीक है, विवार का मतलब क्या होता है, खुला हुआ। ठीक है, श्वास का मतलब ज़्यादातर श्वास आए। ठीक है, नाद में आवाज़ आएगी, घोष में ध्वनि गूंजेगी, अघोष में ध्वनि नहीं गूंजेगी। ठीक है, उसके बाद अल्प प्राण मतलब जब हम वर्णों को बोलेंगे तो कम प्राणवायु निकलेगी, मतलब कम हवा बाहर निकलेगी मुंह से। और जब हम महाप्राण में क्या होता है, जब हम वर्ण बोलते हैं तो हवा ज़्यादा बाहर निकलती, प्राणवायु का ज़्यादा निकलना। ठीक है, उदात्त मतलब तालु आदि स्थान के ऊपरी भाग से, मतलब हम अपने जब मुख के ऊपरी भाग से वर्ण बोलते हैं, इस वाले पार्ट को यूज करेंगे ऊपर वाले तो उदात्त, और जब निचले पार्ट को यूज करेंगे, देखिए जब नीचे वाले पार्ट का यूज करेंगे तो अनुदात्त। ठीक है, तालु आदि स्थान के नीचे भाग से, ठीक है, तो अनुदात्त होगा। स्वरित क्या होता है, स्वरित मतलब मध्य भाग से उच्चारित स्वर, जब हम मिडिल पोर्शन यूज करते हैं तो क्या होगा, स्वरित होगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब देख लेते हैं, मैंने आपको उसके बाद बताया कि सवार, नाद और जो घोष होता है
वो उसका उदाहरण क्या होता है, हस प्रत्याहार होता है। हस प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उन सबका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, उन सबका बाह्य प्रयत्न होगा संभार, नाद और घोष, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि विवार, विवार, श्वास, अघोष, ठीक है। इसमें क्या आता है, इसमें आते हैं खर प्रत्याहार, जितने भी खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उन सबका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, विवार, श्वास और अघोष, ठीक है। और इसका संस्कृत में श्लोक भी लिखा हुआ है, जिसको ये याद नहीं होता है वो संस्कृत में सूत्र जिसको याद नहीं होता है वो डायरेक्ट ऐसे हिंदी में याद कर ले, ठीक है। इसका खरो, विवारा, श्वासा, अघोष, ठीक है। अगर आपको ये सूत्र नहीं याद होता है तो आप बस इतना करना कि जो खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं, ठीक है, खर प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आते हैं उन सबका बाह्य प्रयत्न क्या होगा, विवार, श्वास और अघोष होगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे भी हस प्रत्याहार के जितने भी वर्ण हैं इन सबका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, संवार, नाद और अघोष होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। उसके बाद हमने देखा था अल्पप्राण, ठीक। अल्पप्राण मैंने आपको बताया था कि जब कम वायु निकले बोलते समय मुख से तो अल्पप्राण होता है। इसके उदाहरण मैंने आपको बताए थे कि वर्गों के पहले, तीसरे और पांचवें वर्ण, ठीक है, और यण प्रत्याहार जो होते हैं वो इसके उदाहरण होते हैं अल्पप्राण के, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया था महाप्राण। महाप्राण मतलब जब वर्णों को बोलते हैं तो ज़्यादा वायु मुख से निकलती है, ठीक है, ज़्यादा हवा बाहर निकलती है। इसके उदाहरण क्या होते हैं, दूसरा और चौथा वर्ण, ठीक है, वर्गों का दूसरा और चौथा वर्ण और सल प्रत्याहार, ठीक है। और इसमें क्या क्या आता है देख लीजिए, ये सब लिखे हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। उदात्त, अनुदात्त, स्वरित जो बाह्य प्रयत्न होते हैं इनका उदाहरण क्या होता है, अच प्रत्याहार होता है। तो अच प्रत्याहार में मतलब सभी स्वर, ऐसे आप याद रखिए कि सभी स्वरों का जो बाह्य प्रयत्न होता है वो क्या होता है, वो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने शॉर्ट में लिख दिया आपके लिए, विवार, श्वास और अघोष के लिए खर प्रत्याहार है, ठीक है। सवार, नाद और घोष के लिए हस प्रत्याहार है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि हमने क्वेश्चन जो निकाल के रखे थे उनकी प्रैक्टिस आपको करा देता हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है क्या है, प्रयत्न किसे कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन दिए हुए हमारे, उच्चारण स्थान को कहते हैं, या वर्ण उच्चारण की विधि को कहते हैं, या स्वर या व्यंजन को कहते हैं। तो प्रयत्न किसे कहते हैं आप बताइए। मैंने अभी आपको बताया था कि वर्णों को जो उच्चारण करने में जो प्रयास करते हैं हम, ठीक है, जो प्रोसेस यूज़ हो रही है उसी को हम क्या कहेंगे, प्रयत्न कहेंगे, ठीक है। वर्णों को बोलने में जो प्रोसेस यूज़ हो रही है उसको हम क्या कहते हैं, प्रयत्न कहते हैं। और वही यहाँ पे लिखा है वर्ण उच्चारण विधि, विधि मतलब प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, ये, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है हमारा, प्रयत्न के मुख्य भेद कितने हैं बताइए। मैंने आपको बताया था प्रयत्न दो टाइप का होता है, कौन सा, अभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। उसके बाद प्रयत्न के मुख्य भेद कौन से हैं, कौन से बताइए, अभ्यंतर, बाह्य, स्वर या व्यंजन, घोष अघोष, प्राण या अप्राण। तो ये वाला होगा यार, ठीक है, अभ्यंतर और बाह्य, ठीक है। अभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं बताइए। मैंने आपको बताया था स्पर्श, ईषत स्पर्श, ईषत विव्रत, विव्रत और संव्रत, 5 होते हैं, ठीक है। तो ये वाला सही होगा हमारा। उसके बाद अब देखिए, निम्न में से कौन अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है। अब बताइए कौन सा अभ्यंतर प्रयत्न नहीं है निम्न में से, स्पर्श, ईषत स्पर्श, विव्रत या घोष, बताइए। घोष नहीं है क्योंकि घोष अभी हमने पढ़ा ना कि बाह्य प्रयत्न में आता है, ठीक है, देखो ना अभी पढ़ा था हमने। घोष हमारा जो है किस में आता है, बाह्य प्रयत्न में आता है, ठीक है। और बाकी ये जो 3 है ये वो अभ्यंतर प्रयत्न के प्रकार हैं, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, स्पष्ट प्रयत्न का उदाहरण है। स्पष्ट प्रयत्न मतलब जिनमें वर्णों को बोलते समय हमारी जीभ जो होती है हमारे अलग अलग मुख के भाग को छूती है, उसमें स्पष्ट प्रयत्न होता है। और इसका उदाहरण क्या होगा, का। मैंने आपको बताया था, देखिए आपको एक बार दिखा भी दूँ ताकि आपको रिवाइज हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए अब देखिए स्पष्ट प्रयत्न का उदाहरण क्या है, का से लेके माँ तक जितने भी वर्ण होते हैं, ठीक है। और वही यहाँ पे क्वेश्चन भी पूछा गया है कि स्पष्ट प्रयत्न का उदाहरण क्या है, तो का, ठीक है। फिर ईषत स्पर्श प्रयत्न का उदाहरण क्या है। ईषत स्पर्श में मैंने आपको बताया था कि इसमें जीभ छूती है लेकिन थोड़ा सा छूती है, ठीक है। जब हम कोई वर्ण बोलते हैं तो हमारी जीभ हमारे उच्चारण स्थान को छुएगी लेकिन थोड़ा सा छुएगी। तो वो कौन से अंतस्थ जितने भी वर्ण थे, या, वा, ला, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, या, ठीक है। उसके बाद विव्रत प्रयत्न का उदाहरण है, बताइए। विव्रत मतलब खुलना, जिनको बोलते समय मुख खुल जाए हमारा, वो विव्रत होता है, ठीक है। तो देखिए कौन सा है इसमें, हा है, का है, पा है या टा है। देखिए पहली बात तो यहाँ पे मिस टाइपिंग, गलत टाइपिंग हुई है यार, यहाँ पे गलत टाइप हुआ है। यहाँ पे क्या होना चाहिए था,
ईसत विवृत होना चाहिए था। ठीक है, अब क्वेश्चन सही है। ईसत विवृत प्रयत्न का उदाहरण है तो हाँ। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि जो विवृत होता है हमारा, जो हमारा विवृत होता है, ठीक है, उसमें सारे स्वर आते हैं। विवृत और समृत में हमारे सारे स्वर आते हैं। ठीक है, और ईसत विवृत, ईसत स्पष्ट और स्पष्ट में सभी व्यंजन आते हैं। ठीक है, तो उससे ही आप याद कर लो कि हाँ, यहाँ पे जो है कोई स्वर तो दिया ही नहीं गया है, और ईसत विपरीत में व्यंजन नहीं आते हैं तो हाँ होगा। ठीक है, समझ गए आप। तो उसके बाद है समृद्ध प्रयत्न किसमें पाया जाता है, बताइए। स्वर, व्यंजन, अनुस्वर या विसर्ग। मैंने आपको बताया था समृद्ध प्रयत्न, देखिए इधर, इसमें वायु का मार्ग बंद रहता है, ऋस्वा। तो किसमें पाया जाएगा, ऋस्वा किसका उदाहरण होता है, स्वर होता है ना एक, तो इसका आंसर होगा स्वर। ठीक है, समझ गए आप। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, बताइए। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी जब मैं टाइपिंग कराने गया, मैंने उसको सब क्वेश्चन दे दिए थे। मैंने कहा था टाइप करके रखते हैं ना, मैं ले जाऊँगा आके, उसने ये कर दिया। यहाँ पे मैंने भी आपको पढ़ाया था, मैंने आपको पढ़ाया था क्या कि 11 होगा यहाँ पे आंसर। बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं, 11 होते हैं, 11 टाइप के होते हैं। देखिए विवाह, संवार, ये वाले। ठीक है, ये कितने, 11 टाइप हैं पूरे, यहाँ पे लिखा हुआ है ये। जब आप नोट्स पढ़ लेंगे पूरे अच्छी तरीके से, फिर आपको क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे, आपके कॉन्सेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएंगे, और क्वेश्चन भी आपसे बहुत ही अच्छे से सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आप नोट्स मेरे ज़रूर पढ़ लेना एक बार, और नहीं तो जहाँ किताब से या बुक से जिससे भी पढ़ते हो आप, उससे पढ़ लेना एक बार। और लेक्चर देखने के बाद वैसे भी आपको आधे से ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो ही गई होंगी, आधे से ज़्यादा क्या, सब क्लियर हो गया होगा कि प्रयत्न होता क्या है। ठीक है, अब देखते हैं घोष प्रयत्न जो होता है हमारा, घोष प्रयत्न का संबंध किससे है, बताइए। घोष प्रयत्न मतलब मैंने क्या कहा था, घोष का मतलब होता है गूंजना। ठीक है, इसको जब इसमें क्या होती है, ध्वनि गूंजती है, तो गूंजती है तो किससे रिलेटेड होगा, नासिका से होगा, दंत से होगा, ओंठ से होगा, या स्वरयंत्र से होगा। तो इसमें इसका आंसर होगा स्वरयंत्र। ठीक है, याद कर लेना, वैसे ये क्वेश्चन ज़्यादा आएगा नहीं, लेकिन आप फिर भी इसको माइंड में रखना, इसीलिए मैंने ये डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, अघोष प्रयत्न का उदाहरण है। अघोष में मैंने कहा था ध्वनि नहीं गूंजेगी, और अघोष में क्या क्या था, देखिए इधर यहाँ पे खर प्रत्याहार, और खर प्रत्याहार में क्या आता है, कापा चाटा था, चाटा था वा, कापाया सा 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 रा। ठीक है, तो का आता है ना, इसका आंसर क्या होगा, का। ठीक है, आपको भाई देखो महसूस सूत्र तो याद करने ही पड़ेंगे, बिना उसके काम नहीं चलेगा। और जो वर्ण होते हैं हमारे, जो संस्कृत वर्णमाला है, वो पूरी याद कर लेना आप। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, महाप्राण वर्ण किस प्रयत्न से संबंधित है, प्राण से, घोष से, अघोष से, या नाद से। तो महाप्राण प्राण से संबंधित होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए अल्प प्राण वर्णों का उदाहरण है। अल्प प्राण मैंने बताया था कि कम हवा निकले, मुख से कम हवा निकले, ऐसे वर्ण, तो कौन से होंगे बताइए, का। ठीक है, अब देखिए आगे, और अब हमारा क्वेश्चन है, हा वर्ण किस प्रयत्न से संबंधित है। मैंने आपको बताया था सा 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 हा, ये ऊष्म वर्ण होते हैं, और ऊष्म वर्ण किससे संबंधित होते हैं, ईसत विवृत से। तो इसका आंसर क्या होगा, ईसत विवृत बी। ठीक है, ये वाला होगा। मिस टाइपिंग की है, फिर गलत टाइपिंग कर दी उसने, इसीलिए मैंने अलग से पेंसिल से भी लिख दिया था यार। अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, ईश द्विविवृत प्रयत्न किस वर्णों में पाया जाता है। ठीक है, तो ऊष्म में। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आप माइंड में रखना अपने। ठीक है, श्वास का संबंध किससे है, बताइए। श्वास का संबंध किससे होता है, घोष से होता है, अघोष से होता है, ठीक है, या नाद से होता है, या प्राण से होता है, बताइए। मैंने अभी आपको एक साथ इसीलिए लिख के भी दिखाए थे। कहाँ पे देखिए श्वास का संबंध किससे होता है, यहाँ पे देखिए विवाह, श्वास, अघोष। ठीक है, और इसमें क्या है, संवार, नाद और घोष। तो श्वास का संबंध किससे, अघोष से। ठीक है, श्वास का संबंध अघोष। ठीक है, अब देखिए नाद का संबंध किससे होता है, नाद का किससे होता है, घोष से होता है। देखिए यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 21, विवार का अर्थ है। विवार का अर्थ क्या होता है, बताइए। विवार मतलब खुला हुआ, जिसमें मुख खुल जाए तो खुला हुआ, ये होगा इसका आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, उदात्त स्वर की पहचान क्या है।
उच्च स्वर, नीच स्वर, मध्य स्वर या नासिक की। तो इसका आंसर है उच्च स्वर, ठीक है। और उसके बाद देखिए अनुदात्त स्वर की पहचान क्या है, तो इसका आंसर क्या होगा, नीच, क्या है, नीच स्वर, ठीक है। अब ये कि मैं आपको बताता हूँ, देखिए मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि जब हम वर्ण, जो हमारे वर्ण होते हैं, जो हमारे स्वर होते हैं, अगर हम ऊपरी भाग से बोलेंगे तो उन्हें उच्च स्वर कहेंगे, निचले भाग से बोलेंगे तो नीच स्वर कहेंगे, ठीक है। तो वही ये बता रहा है कि अनुदत्त, ठीक है। तो अनुदत्त स्वर कहाँ से बोले जाएंगे, वो नीचे पार्ट से बोलते हैं हम ज़्यादातर, ठीक है। उसमें निचले भाग का प्रयोग करते हैं। और उदात्त स्वर जो होते हैं उनको बोलने के लिए हम क्या करते हैं, मुख के ऊपरी भाग का यूज करते हैं, ठीक है। समझ गए आप। अब देखिए स्वरित स्वर कैसा होता है, बताइए। स्वरित जो होता है उच्च और नीच को मिला के, मतलब सम, ठीक है। इसका आंसर होगा डी। उसके बाद देखिए उदात्त अनुदात्त स्वरित किससे संबंधित है, उदात्त अनुदात्त और स्वरित किससे संबंधित है। मैंने आपको बताया था कि जितने भी स्वर होते हैं उनका बाह्य प्रयत्न क्या होता है, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित होता है, ठीक है। तो स्वर से संबंधित है, समझ गए आप। आ रहा है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 27, ऋग्वेद में स्वर प्रयोग का आधार क्या है, तो स्वर चिन्ह, ठीक है। इसको याद रख लेना ऐसे यार। उसके बाद देखिए अब अंतस्थ वर्ण किस प्रयत्न से बोले जाते हैं, बताइए। अंतस्थ वर्ण मैंने आपको बताया था या वाला ला, ठीक है। तो या वाला ला किस में आते हैं, ईशत स्पर्श में आते हैं। एक बार देख लीजिए, देखिए ईशत स्पर्श में हमारे क्या आते हैं, अंतस्थ वर्ण आते हैं, ठीक है। और वही हमारा क्वेश्चन भी था कि अंतस्थ वर्ण किस प्रयत्न से बोले जाते हैं, तो ईशत स्पर्श से, ठीक है। आप इतना क्लियर हो गया अब आपको, ठीक है। अब देखिए ऊष्म वर्ण किस प्रयत्न से संबंधित है। अब ऊष्म वर्ण मैंने आपको बताया था ईशत विपरीत, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऊष्म वर्ण किससे होंगे, ईशत विपरीत से होंगे। इसका आंसर है ए, ठीक है। अब ऐसे ही बहुत से क्वेश्चन लिख के रखे हैं मैंने, ठीक है। लेकिन इन सब की अगर मैं प्रैक्टिस कराऊंगा तो वीडियो 1-1.5 घंटे की बन जाएगी, फिर आप लोग देखोगे भी नहीं, वॉच टाइम भी नहीं आएगा। तो इससे बढ़िया यही है कि मैं इन सब की PDF अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप वहाँ से डाउनलोड करके खुद सॉल्व करना, ठीक है। बहुत से क्वेश्चन लिख रखे हैं, लगभग यही 50 क्वेश्चन होंगे लगभग, ठीक है। तो इनकी आपको PDF कहाँ मिलेगी, आयुर्मेड स्टूडियो टेलीग्राम चैनल पर, ठीक है। तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप मेरे नोट्स से पढ़ना चाहते हैं, इन नोट्स को आप लेना चाहते हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिएगा, आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब देखिए हमने कितना पढ़ लिया है, हमने अपना लगभग पहला चैप्टर फिनिश कर दिया, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया हमारा। अब कल से हम संज्ञा पढ़ेंगे, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी बताना आप लोग। काफ़ी इसमें डिस्टर्बेंस आया वीडियो बनाने में, मुझे कहीं हॉर्न बज रहा है, कहीं कुछ, यार बड़ी दिक्कत हो जाती है, लेकिन क्या कर रहे हैं। तो वीडियो कैसी लगी बताना कमेंट में, लाइक कर देना एक। और नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्दी मैं अपलोड करूँगा, थोड़ा बीमार हो गया था इसलिए नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन अब वीडियो कंटिन्यू करूँगा, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट कर देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। और थैंक यू।